इसमें आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे 26/8/2012 में जो पूछे गए प्रश्न। आज देखेंगे इस वीडियो में जो 1/9/2012 में पूछे गए थे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते हुए सीधे बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा जिसमें से प्रश्न नंबर 1 क्या है, तो देखिएगा इसमें हम देखेंगे समान अध्ययन। देखिएगा कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्यूबा को विश्व का शक्कर या कटोरा का देश कहा जाता है। सबसे ज़्यादा क्यूबा में चीनी का उत्पादन होता है प्रति हेक्टर, इसीलिए क्यूबा को विश्व का शक्कर कटोरा कहा जाता है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दूसरा क्या है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन दिख सके। देखिएगा क्या है, तो भारत में सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन है? भारत में सबसे बड़ा वन जीव अभ्यारण्य कौन है? तो बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा 1 से 2 अभ्यारण्य हम बताते हैं क्षेत्रफल के अनुसार। बस आप उसे ध्यान से याद रखिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। एक है देखिएगा घाना, क्या तो घाना पक्षी अभ्यारण्य जो है 28.73 वर्ग किमी में फैला है। और दूसरा है दघीम, क्या तो दघीमा, क्या तो दघीमा जो है यह 141 वर्ग किमी में फैला है। जबकि बांदीपुर जो है 874.2 किमी में फैला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और एक है पेरियार, क्या बोले हैं? पेरियार जो है 350 वर्ग किमी में फैला है। दोबारा हम बोल देते हैं, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। पहला जो है क्या तो घाना पक्षी जो है यह 28.73 वर्ग किमी में फैला है। और दूसरा जो है क्या तो देखिएगा दक्षिगामा अभ्यारण्य जो है 141 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और तीसरा जो है बांदीपुर 874.2 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और आगे क्या तो चौथा जो है पेरियार जो है 350 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा, क्या तो क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला देश कौन है? आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर कौन बना है? तो याद रखिएगा ये है रियो डी जेनेरियो जो पड़ता है ब्राज़ील में पड़ता है। क्या तो ब्राज़ील देश में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ब्राज़ील की जो राजधानी है ब्राजीलिया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राजीलिया है। और रियो डी जेनेरियो में ही पृथ्वी का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ। कहाँ? तो रियो डी जेनेरियो में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, तो देखिएगा आयात और निर्यात पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो कहलाता है सीमा शुल्क कहलाता है, जिसे टैक्स भी कहते हैं। क्या तो टैक्स भी कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मैक्सिको में है। ऑप्शन नंबर ए, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ है? तो मैक्सिको में है। अब देखिएगा कुछ ज्वालामुखी बता देते हैं, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न बने तो ही छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। तो देखिएगा कुछ बताते हैं। कोलिमा, क्या बोले हैं? कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है? तो मैक्सिको में। कहाँ? तो मैक्सिको में। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलते हैं, बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिए। दूसरा है एटना, क्या है? एटना या अस्ट्रोम्बेली, एटना या अस्ट्रोम्बोली जो है कहाँ पड़ता है? तो
इटली में पड़ता है। कहाँ तो इटली में ही। एक ही अकागुआ, अकागुआ जो है, अकागुआ ज्वालामुखी जो पड़ता है कहाँ तो पड़ता है तो अर्जेंटीना में। कहाँ पड़ता है तो अर्जेंटीना में पड़ता है। और एक है ओबिएसन, क्या तो ओबिएसन, ओबिएसन देखिएगा, ओबिसन क्या तो ओबिसन जो है, ओबिसन ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है तो पेरू में पड़ता है। कहाँ तो पेरू में पड़ता है। एक है बिल्ला, क्या बोले हैं बिल्ला रिका, बिल्ला रिका ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है तो चिली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो चिली में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। एक है किलायू, क्या तो किलायू ज्वालामुखी कहाँ पड़ता है तो हवाई द्वीप में, हवाई द्वीप जो यूएस का ही भाग है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा छठा, क्या तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर छठा जो है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है तो कहाँ तो चीन में। कहाँ तो चीन में है। ऑप्शन नंबर ये होगा। विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है हांगकांग, हांगकांग जुहाई मागोआ को सड़क आयात के लिए प्रसिद्ध है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिएगा क्या है तो वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है वे क्या कहलाते हैं या उसे क्या कहते हैं तो याद रखिएगा। उसे जो कहते हैं रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, क्या तो हरिप्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं किसके प्रसिद्ध वादक हैं तो याद रखिएगा बांसुरी के। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं बांसुरी वादक हैं। जबकि तबला से पूछेंगे तो तबला से याद रखिएगा क्या तो जाकिर हुसैन है, जाकिर हुसैन तबला वादक हैं। एक है उल्ला रखा, क्या तो उल्ला रखा भी तबला ही वादक हैं। एक है सरोद, सरोद से याद रखिएगा अजमल अली खां, क्या बोले हैं अजमल अली खां जो हैं सरोद से ही संबंधित हैं। और शहनाई, क्या बोले हैं शहनाई बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां जो हैं शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खां है तो शहनाई वादक हैं। हम चारों ऑप्शन को सॉल्यूशन करवाते जा रहे हैं। बस आप उसे ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसे साथ साथ अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा ताकि रिवीजन के समय आप उस पर एक नज़र डाल सकें। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है तो आर के लक्ष्मण सॉरी क्या तो आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या थे। आर के लक्ष्मण एक प्रसिद्ध क्या थे तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का क्या तो कार्टूनिस्ट था, कार्टूनिस्ट था। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा इसके अलावा जो है देखिएगा क्या तो रसीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण भारत के प्रमुख रहस्य लेखक एवं व्यंग चित्रकार थे। कौन थे? यही आर के लक्ष्मण। इसका पूरा नाम जो है रसीपुरम कृष्णा स्वामी लक्ष्मण है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10वां क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना के किनारे स्थित नहीं है। कौन सा शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है तो याद रखिएगा हरिद्वार जो है यमुना नदी के किनारे नहीं है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हरिद्वार जो है गंगा नदी के तट पर है, गंगा नदी के तट पर है। हरिद्वार कहाँ पड़ता है किस राज्य में तो हरिद्वार जो है उत्तराखंड में। कहाँ तो उत्तराखंड में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा ऐसे में महाकुंभ तथा अर्ध कुंभ मेला का आयोजन, महाकुंभ और अर्ध महाकुंभ का आयोजन जो होता है इसी स्थान पर होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। दून घाटी पूछेंगे कहाँ है तो दून घाटी जो है उत्तराखंड में है। दून घाटी कहाँ पड़ता है तो उत्तराखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो है भारत का कौन सा शहर राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कौन सा शहर जो है राज्य का सबसे बड़ा उत्पादक है तो याद रखिएगा 11 जो होगा देखिएगा ऑप्शन क्या ऑप्शन देखिएगा क्या क्या है तो 11 जो आंसर होगा देखिएगा 1 मिनट असम है। कौन है तो असम है। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखिएगा भारत में अगर पूछेंगे चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो असम में होता है। जूट और चावल कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट और चावल कहाँ होता है तो पश्चिम बंगाल में होता है। और केरल में जो होता है
यहाँ मसाला सबसे ज़्यादा होता है, मसाला सबसे ज़्यादा होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि क्या है, 1 मिनट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अगर पूछेंगे हीराकुंड बांध जो है किस राज्य में है, तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और एक है कृष्णा, क्या? तो कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी पर जो है नागार्जुन सागर बांध है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। और एक है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा देखिएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो याद रखिएगा 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो राष्ट्रीय गीत के लेखक आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह आनंद मठ से ली गई। यह आनंद मठ से ली गई है। सर्वप्रथम जो है जन गण मन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। ये सभी हम जो भी बोल रहे हैं एग्जाम व्यू के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 क्या है? तो निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी तो बीजेपी अभी शासन नहीं कर रहा है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो होगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 जो है राजस्थान में जो है अभी तक जनता पार्टी नहीं गया है, अर्थात बीजेपी नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15। यह जो है एग्जाम व्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित हैं? तो हॉकी से। क्या? तो हॉकी से संबंधित हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से ट्रॉफी जो हैं किस खेल से संबंधित हैं। देखिएगा, यह जो होगा हॉकी जो है बेटन कप। हॉकी जो है किस किस खेल से संबंधित? देखिएगा, बेटन कप का संबंध किससे है? तो बेटन कप का संबंध जो है हॉकी से है। इसके अलावा ध्यानचंद ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप हॉकी से संबंधित है। क्या बोले हैं? रंगास्वामी कप जो है किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित हैं। आगा खा, क्या बोले हैं? आगा खा जो है किससे संबंधित हैं? तो हॉकी से संबंधित हैं। इसके अलावा है नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं कि फुटबॉल से कौन कौन सी ट्रॉफी शामिल है। तो देखिएगा, फुटबॉल से जो होगा एक है डुरंड कप जो है किस खेल से संबंधित? तो फुटबॉल से है। रोबर्ट्स कप, क्या? तो रोबर्ट्स कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। संतोष ट्रॉफी, क्या बोले हैं? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। एक है क्या? तो मरडेका कप, क्या? तो मरडेका कप किस खेल से संबंधित? तो फुटबॉल से संबंधित हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आप देखते हैं बैडमिंटन से कौन कौन से ट्रॉफी संबंधित हैं। तो क्या है? नारंग कप, क्या है? नारंग कप जो है किस ट्रॉफी से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्या? तो चड्डा कप जो है किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। आगे देखिएगा, देखते हैं कि क्रिकेट से कौन कौन से ट्रॉफी संबंधित हैं। तो रणजीत ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। ईरानी ट्रॉफी, क्या बोले हैं? ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। एक है दिलीप ट्रॉफी, क्या बोले हैं? दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 16 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ?
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुआ है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1920 में हुआ था, 1920 में। अब देखिएगा 1920 में जो हुआ था 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन भी आरंभ की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। किसके विरोध में? तो रौलियट एक्ट के विरोध में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे शिमला सम्मेलन कब हुआ? तो शिमला सम्मेलन याद रखिएगा 1945 में हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में। अगर पूछेंगे शिमला समझौता तो याद रखिएगा 1972 में। 1932 में जो हुआ पूना समझौता हुआ, 1932 में पूना समझौता हुआ है। इसके अलावा जो हुआ है 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो याद रखिएगा तीनों का तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ है लंदन में हुआ था। कहाँ? तो लंदन में हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1932 में जो पूना समझौता हुआ था अम्बेडकर, क्या बोले हैं? अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था, अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो हैं एग्जाम में आते हैं और हम इसे गलत कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? कौन सा उपन्यास जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा रंगभूमि। रंगभूमि जो है प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है। रंगभूमि प्रेमचंद्र देखिएगा कि कौन कौन सा किताब लिखा है। एक है रंगभूमि, दूसरा है गोदान, दूसरा है गोदान के भी लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र ही। गबन के भी लेखक, क्या बोले हैं? गबन के भी लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र ही है। इसके अलावा है काया, क्या? तो कायकल्प, कायकल्प के भी लेखक कौन है? तो प्रेमचंद्र ही। ये सभी क्या? तो उपन्यास हैं। कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के लेखक हैं तो जयशंकर प्रसाद। महिला आचरण के लेखक जो हैं फणीश्वर नाथ रेणु हैं। महिला आचरण के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की नहीं है? पूछा है कि कौन सी कृति जो है कौटिल्य की नहीं है। आप जानते हैं कि कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य हैं और विष्णु गुप्त हैं। तो यहाँ पूछा है कौन सी कृति जो है कौटिल्य की नहीं है। तो याद रखिएगा इसमें जो होगा अर्थशास्त्र, क्या बोले हैं? 1 मिनट देखिएगा, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा पढ़ने में। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य के हैं? पूछे कौटिल्य के कौन है? तो अर्थशास्त्र हैं, अर्थशास्त्र हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अब देखते हैं कादम्बरी, रामायण, बृहद कथा। आप जानते हैं कि रामायण के लेखक कौन हैं? तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं, महर्षि वाल्मीकि। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। रामायण जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में। रामायण का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो 84 दिनों तक चला था, 84 दिनों तक चला था। देखिए अब एक है अर्थशास्त्र के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। कादम्बरी के बारे में देखते हैं तो हर्षचरित, क्या बोले हैं? हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हर्षचरित, क्या बोले हैं? हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट है। कौन है? तो बाणभट्ट है। रामायण के लेखक आपको पता ही चल गया। एक है बृहद कथा, क्या? तो बृहद कथा के लेखक हैं गुणधय, क्या? तो गुणधय हैं। प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक, प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक जो हैं हर्षवर्धन है। प्रियदर्शिका और रत्नावली के लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा क्या है? तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? कौन सा भारतीय राज्य है जो 3 देशों को छूता है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 का जो होगा सिक्किम जो है 3 देशों को छूता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? तो वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं यह किसके बराबर है? वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं वे बराबर हैं किसके? तो याद रखिएगा यह जो आंसर होगा 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है सील के तो सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित थी?
सीली पॉइंट जो हैं किस खेल से संबंध रखते हैं? तो याद रखिएगा सीली पॉइंट जो हैं क्रिकेट से संबंध रखते हैं। सीली पॉइंट किससे? तो क्रिकेट से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या? तो स्वतः गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? स्वतः गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? तो रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है। रथ यात्रा जो है प्रसिद्ध त्यौहार है इसके लिए? तो याद रखिएगा यह जो होगा पुरी का है। क्या है? तो पुरी का है। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो देखिएगा उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ मंदिर पर जो है तीर्थ यात्रा निकाला जाता है। अब पुरी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में ही पड़ता है। पुरी कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में ही पड़ता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। वहाँ जगन्नाथ की यात्रा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो होगा ऑप्शन क्या क्या है? तो देख सकते हैं आप। एक है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है मेघालय, चौथा है दादर नगर हवेली। तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दादर और नगर हवेली। आप जानते हैं कि भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और 8 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हैं आप उसके बारे में जानते ही हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम बता देते हैं। देखिएगा 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, एक हैं अंडमान और निकोबार। क्या बोले हैं? एक है अंडमान और निकोबार, दूसरा है चंडीगढ़, दूसरा क्या है? तो चंडीगढ़ है, तीसरा है दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप है, और चौथा दिल्ली है, चौथा क्या? तो दिल्ली है, पाँचवा है जम्मू कश्मीर, पाँचवा है जम्मू कश्मीर, छठा है लद्दाख, छठा क्या? तो लद्दाख है, सातवां जो है लक्षद्वीप है, सातवां क्या? तो लक्षद्वीप है, और आठवां जो है पुडुचेरी है, आठवां क्या? तो पुडुचेरी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? तो बांग्लादेश का सृजन हुआ है, बांग्लादेश का सृजन हुआ है। तो देखिएगा बांग्लादेश का जो सृजन हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1971 में। 1971 में आप अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र देता है किसे? तो याद रखिएगा उपराष्ट्रपति को देता है। किसे? तो उपराष्ट्रपति को देता है। याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है निहित है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित अपना पत्र दे सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो है 27। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग जो है एक क्या है? याद रखिएगा योजना आयोग जो है एक कार्यकारिणी निकाय है, कार्य करने निकाय है। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा अगर पूछेंगे योजना आयोग की स्थापना कब हुआ है, तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन पूछेंगे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26, देखिए सॉरी क्या था क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी है, रांची में। कहाँ है? तो रांची में। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित हो? तो रांची में। आप जानते हैं कि रांची किसका राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी है। बताइए कि बिहार जो है, बिहार जो है झारखंड से कब अलग हुआ है? कब अलग हुआ है? और झारखंड जो है अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? और धनबाद भी आप जानते हैं कि धनबाद भी झारखंड में ही पड़ता है। तो देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान के बारे में हम देख लेते हैं। बस आप इसे ध्यान से सुनते रहिएगा और साथ साथ भी अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा।
ताकि अगर यही सब प्रश्न आए तो एग्जाम में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। क्या है तो देखिएगा, हाईवे इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ है? तो हाईवे इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन आप जान गए हैं, तो रांची में। कहाँ? तो रांची में। केंद्रीय आलू संधान केंद्र कहाँ है? केंद्रीय आलू संधान अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो याद रखिएगा शिमला में। क्या? तो शिमला में। इस तरह हम याद रख सकते हैं कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ है? तो शिमला में। हम आलू में शिमला मिर्च मिलाकर खाते हैं, हम इस तरह याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, सॉरी तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, केला अनुसंधान केंद्र। क्या बोले हैं? केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो केला अनुसंधान केंद्र जो है त्रिची में। कहाँ? तो त्रिची में। कहाँ पड़ता है? तो त्रिची में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखिएगा, केंद्रीय कपास अनुसंधान। क्या बोले हैं? केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ पड़ता है? तो केंद्रीय कपास अनुसंधान जो पड़ता है नागपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो नागपुर में पड़ता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पड़ता है? तो धनबाद में पड़ता है। केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ पड़ता है? तो धनबाद में पड़ता है। केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ पड़ता है? केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? तो कटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो कटक में पड़ता है। अगर पूछेंगे केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ है? तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान जो है राजमुंदरी में पड़ता है। कहाँ? तो राजमुंदरी में पड़ता है। राजमुंदरी में पड़ता है। वर्षा वन अनुसंधान। क्या बोले हैं? वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो असम में है। वर्षा वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पड़ता है? तो असम में पड़ता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु होती है कितना? तो याद रखिएगा 65 वर्ष होती है। कितना? तो 65 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? तो देखिएगा 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? महान योद्धा कौन था? तो याद रखिएगा 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर ई होगा, नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट था। फ्रांसीसी क्रांति आप जानते हैं कि वर्ष 1789 में हुई। उस समय लुई 16वां का शासनकाल था। लुई 16वां का शासन काल था। अब फ्रेंच क्रांति का जो महान सेनानायक था नेपोलियन बोनापार्ट था। अब फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। फ्रांसीसी क्रांति की देन ही समता, क्या बोले हैं? समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समता, स्वतंत्र, बंधुत्व किस क्रांति की देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा एक कोटेशन है, देखिए क्या है तो बताते हैं। मैं ही राज हूँ। क्या बोले हैं? मैं ही राज हूँ और मेरा ही शब्द कानून है। मैं ही राज हूँ, मेरा ही शब्द कानून ही। यह किसने कहा था? तो लुई 14वां ने कहा था। लुई 14वां ने कहा था। क्या बोले हैं? मैं ही राज हूँ, मैं ही राज हूँ और मेरा ही शब्द कानून है। यह किसने कहा था? लुई 14वां ने कहा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने या कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अब इसी से हम संबंधित स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल हम देख लेते हैं 1947 से संबंधित। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अगर पूछेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेशी मामले में क्या तो वैधानिक शोधकर्ता भी थे। इसके अलावा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे कानून मंत्री थे। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत हम बोल रहे हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे गृह मंत्री के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य कृषि मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे शिक्षा मंत्री थे। क्या तो शिक्षा मंत्री थे। और जॉन मथाई रेलवे परिवहन मंत्री थे।
जॉन माथाई रेलवे परिवहन मंत्री थे और एक हैं आर के सन्मुख सेठी, वे वित्त मंत्री थे। आर के सन्मुख सेठी जो थे वे वित्त मंत्री थे 1947 के हम दौरान बताए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है क्या, तो देखिएगा, पंचवर्षीय योजना को अस्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? पंचवर्षीय योजना को अस्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन है? तो याद रखिएगा, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद है। आप जानते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ है और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री। अगर पूरा डेट लगाकर पूछेगा तो 6 अगस्त 1952 बताइएगा। इसका अध्यक्ष क्या बोले? तो प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, तो देखिएगा, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था, पाणिनि था, अर्थात वो कौन थे? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, एक व्याकरण शास्त्रीय थे, एक व्याकरण शास्त्रीय थे। पाणिनि जो है अष्टाध्याय के भी लेखक किया है, पाणिनि जो है अष्टाध्याय के भी लेखक कार्य किए हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34। क्वेश्चन नंबर 34 जो है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? तो याद रखिएगा, अरबों ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम, क्या बोले हैं? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरब ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, सबसे पहले आक्रमण किया था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले, मोहम्मद बिन कासिम से पहले कितना, तो 711 में भारत पर अरब आक्रमण हुआ था, लेकिन ये असफल रहा था, ये असफल रहा था। और मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया, हुए सफल रहे थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। अरबों का मुख्य उद्देश्य जो था भारत पर आक्रमण करना, वे थे धन लूटना, धर्म प्रचार करना एवं साम्राज्य को विस्तार करना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 35 क्या, तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? कौन सी योग्यता जो है आवश्यक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है पूछा है, तो वह लोकसभा का सदस्य हो या ना हो, यह हमें आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति, अब देखिएगा, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति का पद यूएस अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इसका मासिक वेतन 5 लाख होता है। ये सभी आप जानते ही होंगे। देखिएगा, लेकिन पूछे हैं लोकसभा, क्या बोले हैं? लोकसभा जो है संसद का ही अंग माना जाता है। लोकसभा जो है संसद का ही अंग माना जाता है। संसद का 3 अंग होता है, एक है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा। लेकिन संसद का अभिन्न अंग कौन माना जाता है? तो राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ई होगा। तो देखिएगा, हिंदी भाषा में भारतीय पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। और किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में लिखा गया था। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया है? तो हिंदी भाषा में लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने किए थे? कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी ने
किए थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 37 का जो होगा बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की, बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। अब बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था कब हुआ था, तो वर्ष 1924 में, वर्ष 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, क्वेश्चन नंबर जो 38 क्या है, तो देखिएगा भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किए थे। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 38 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए है रास बिहारी बोस हैं, रास बिहारी बोस हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। जय हिंद, जय हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन सिंह के मुंह से या मन में आया था। जय हिंद फौज की स्थापना का विचार कैप्टन सिंह मोहन ने किया था कब, तो 1942 में, 1942 में किया था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन आज़ाद हिंद सरकार अगर पूछेंगे आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब हुआ है, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना पूछेंगे तो 1943 बोलिएगा कब, तो 1943। अगर आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना पूछेगा तो 1943। अगर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बोलिएगा तो 1942 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या, तो एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार ग्रेट बार्थ सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है, कौन से स्थल से मिला है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 39 का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदाड़ो से मिला है, मोहनजोदाड़ो से मिला है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। तो देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। तो आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक जो मान है ये जो है 2500, देखिएगा एक मिनट, 1700 से क्या बोले हैं 1750 से 2500 BC माना गया है, 1750 से 2500 BC माना गया है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है, तो हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। और मोहनजोदाड़ो कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। और जो है कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। चंदहुद्रो जो है किस नदी के किनारे हैं, तो चंद्रहु जो है सिंधु नदी के किनारे, चंदहुद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे हैं। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे हैं। और कालीबंगा जो है घग्गर नदी के किनारे हैं। और मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे हैं, सिंधु नदी के किनारे हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। हम पूरा डिटेल नहीं करते हैं, नहीं तो समय ज़्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, तो देखिएगा एक मिनट। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यकाल होता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में है। कहाँ, तो न्यूयॉर्क में है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 का जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है। कहाँ, तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय वहीं है, कहाँ बताएं, तो न्यूयॉर्क है। लेकिन न्यूयॉर्क को विश्व की संसद अर्थात लघु संसद भी कहा जाता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग है। कहाँ, तो द हेग है। क्या बोले हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग कहाँ पड़ता है, तो ये आप ध्यान से याद रखिएगा। ये नीदरलैंड में पड़ता है। कहाँ, तो नीदरलैंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 41, क्वेश्चन नंबर 41 जो है सार्क की स्थापना कब हुआ है, सार्क की स्थापना कब हुआ है। याद रखिएगा सार्क की स्थापना 1985 को हुआ था, 1985 को हुआ था। तो सार्क या दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल पड़ता है। सार्क या दक्षेश का मुख्यालय जो कहाँ पड़ता है, तो काठमांडू नेपाल पड़ता है। इसमें कुल 8 देश हैं, इसमें कुल 8 देश शामिल हैं, जिसमें से हैं भारत, क्या बोले हैं, भारत हैं। इसके अलावा हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान भी शामिल हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ से पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य देश है या कौन सा सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो ये आपको ध्यान में ही रहना चाहिए।
कि कौन सा जो है सार्क का सदस्य देश है और कौन सा का सार्क का सदस्य देश नहीं है। तो हम क्या क्या बताएं कि सार्क का सदस्य जो है क्या क्या बताएं, तो देखिएगा, एक है भारत, क्या बोले हैं, एक है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है श्रीलंका, पांचवा है भूटान, छठा है नेपाल, सातवां है मालदीव, क्या तो मालदीव, और आठवां है अफगानिस्तान। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42, G15 एक सदस्य हैं, G15 एक सदस्य हैं किससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा 42 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों से संबंधित है, विकासशील देशों से संबंधित हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का क्या बोले, तो G15 विश्व के अंतर्गत 18 विकासशील देश हैं, 18 विकासशील देश हैं। G15 का गठन जो हुआ था 2 जून 1990 को हुआ था, इसका जो गठन हुआ था 2 जून, क्या बोले हैं, 2 जून 1990 को हुआ था, 1990 को हुआ था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो है, 2 विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत शंक्वाकार भूमि का पट्टा क्या कहलाता है, पट्टा क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा भू संधि कहलाता है, भू संधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, क्या है, तो बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन को प्रभावित करता है, किसके जीवन को प्रभावित करता है, तो हेलन केलर, हेलन केलर के जीवन को, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 जो है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती हैं वह कौन सी है, तो वह इंडोनेशिया है, वह इंडोनेशिया है, ऑप्शन नंबर सी है। विषुवत रेखा जो है, विषुवत रेखा याद रखिएगा, यह जो है सुमात्रा से भी गुजरता है, सुलावेसी से भी गुजरता है, इंडोनेशिया से भी गुजरता है, कालीमंतान से भी गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, क्या तो दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्माण दिन है, दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्माण दिन है, किससे संबंधित है या किससे, या प्रश्न है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी है, भगवान महावीर से संबंधित, भगवान महावीर से संबंधित है। दीपावली प्रकाशों का त्यौहार या निर्माण किसके दिन, तो भगवान महावीर के से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47, क्या तो HUDCO क्या है, इसका फुल फॉर्म लगता है पूछा है, या किससे संबंधित है, तो देखिएगा 47 का जो होगा गृह एवं सहकारी विकास निगम है, गृह एवं सहकारी विकास निगम है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा पर बनती है, कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा पर बनती हैं, तो याद रखिएगा अरावली, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49, क्या तो शारदा अधिनियम संबंधित हैं किससे, शारदा अधिनियम जो है किससे संबंधित हैं, तो याद रखिएगा बाल विवाह से संबंधित हैं, बाल विवाह से संबंधित हैं शारदा अधिनियम। और शारदा अधिनियम जो है या बाल विवाह से संबंधित है, इस अधिनियम में 1930 को लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लागू किया गया था। तब पूछेंगे शारदा अधिनियम कब लागू किया गया था, 1930 में, किसके, तो लॉर्ड इरविन के काल में, लॉर्ड इरविन के काल में। विधवा पूर्ण विवाह एक्ट, विधवा पूर्ण विवाह एक्ट 1857 में ही लागू हुआ था। विधवा पूर्ण विवाह एक्ट जो है कब लागू हुआ था, 1857 में ही लागू हुआ था। लॉर्ड कैनिंग ने ही लागू की थी, लॉर्ड कैनिंग ने ही लागू की थी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, तो 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स हैं, 7 क्या, तो 7 टीलों का शहर सिटी ऑफ 7 हिल्स हैं, किससे संबंध रखते हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी रोम, क्या है, तो रोम है। तो देखिएगा
चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्या बोले तुम, क्यूबा को कहा जाता है। सात टीलों का शहर, सात टीलों का शहर, सात टीलों का शहर रोम को कहा जाता है। चीनी का कटोरा क्यूबा को कहा जाता है। गगनचुंबी इमारतें, गगनचुंबी इमारतें जो हैं न्यूयॉर्क को कहा जाता है। न्यूयॉर्क को कहा जाता है गगनचुंबी इमारतें। एक है सिटी ऑफ गोल्डन ग्रेट, सिटी ऑफ गोल्डन ग्रेट सैन फ्रांसिस्को में है, सैन फ्रांसिस्को में है। पर्ल ऑफ द ओरिएंटर, पर्ल ऑफ द ओरिएंटर ये सिंगापुर में पड़ता है। कहाँ, तो सिंगापुर में पड़ता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, तो जापान को कहते हैं या नॉर्वे को, जापान या नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 51, क्या तो द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या तो एडवांस क्या तो अस्टीज, अस्टीज क्या तो अस्टीज कहाँ पर है, कहाँ पर है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 51 जो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिमला में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो शिमला में पड़ता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा, सी वी रमन है, सी वी रमन है। तो देखिएगा डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 1888 में हुआ था, 1888 में हुआ था और मृत्यु 1970 में हुआ था, मृत्यु 1970 में हुआ था। वह सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक को वर्ष 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न से सम्मानित 1954 में किया गया था। जबकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म, APJ अब्दुल कलाम का जन्म 1931 में हुआ था, 1931 में हुआ था, जो पूर्व राष्ट्रपति के साथ साथ वैज्ञानिक भी रहे थे। और APJ अब्दुल कलाम को भारत रत्न पुरस्कार 1997 में मिला था, 1997 को मिला था। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, तो मेरिल क्या मेरिल लिंच हैं, मेरिल लिंच संबंधित हैं किससे, तो एक क्या तो एक निवेशी बैंक से, एक निवेशी बैंक से, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, हमने इतिहास से यह सीखा है कि, हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा यह किसने कहा, हमने इतिहास से यह सीखा है कि, हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा यह कथन किन का है, यह कथन किन का है। इसका जवाब आप कमेंट में बताइएगा, ABCD या डायरेक्ट आंसर देके। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा, बेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाला भारतीय है। टेस्ट क्रिकेट में क्या बोले हैं, टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा 56 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़ थे, राहुल द्रविड़ थे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, सूरत शहर किस नदी पर बसा है, सूरत जो है किस नदी पर या किस शहर पर बसा है, सूरत जो है किस नदी पर बसा है, तो याद रखिएगा ये है ताप्ती नदी पर, सूरत जो है ताप्ती नदी पर बसा है। एक है नर्मदा, नर्मदा पर जो है जबलपुर शहर बसा है, नर्मदा पर कौन सा शहर बसा है, तो जबलपुर बसा है। और एक है गोदावरी, गोदावरी पर नासिक शहर बसा है, गोदावरी पर कौन सा, तो नासिक शहर बसा है। और एक है माही, तो याद रखिएगा माही पर जो है जिसे महानदी कहते हैं, यहाँ पर क्या तो संभलपुर बसा है, संभलपुर पर बसा है। जबकि गोमती नदी पर लखनऊ बसा है, गोमती नदी पर लखनऊ बसा है। और मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है, मूसी नदी पर हैदराबाद बसा है। और स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर बसा है, स्वर्ण रेखा नदी पर जमशेदपुर बसा है।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 58, क्या तो जापान की करेंसी क्या है, जापान की करेंसी क्या है, तो याद रखिएगा जापान की जो करेंसी है ऑप्शन नंबर ए येन है। जापान की रुपया का नाम क्या है, तो येन है। देखिएगा कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 58, तो टोक्यो, क्या तो जापान की राजधानी जो पड़ता है टोक्यो पड़ता है और इसकी मुद्रा येन है, जबकि संसद का नाम डायट है, जबकि संसद का नाम क्या है, तो डायट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। चीन की राजधानी बीजिंग है, चीन की राजधानी बीजिंग है एवं करेंसी युआन है, क्या तो युआन है। बहरीन की राजधानी मनाम है, बहरीन की राजधानी मनाम है। हम थोड़ा लिख ही देते हैं, देखिएगा क्या बोले हैं, एक तरफ लिख देते हैं देश, एक तरफ लिख देते हैं मुद्रा। तो देखिएगा देश एक तरफ है मुद्रा और एक तरफ है राजधानी। तो पहला जो बताए हैं जापान, शॉर्टकट लिखते हैं, जापान की मुद्रा का नाम क्या है, तो येन है, क्या है, तो येन है। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो जापान की जो राजधानी है टोक्यो है, क्या है, तो टोक्यो है। और दूसरा जो है चीन है, क्या बोले हैं, चीन है। तो चीन की जो राजधानी का मुद्रा है वह याद रखिए युआन है, क्या है, युआन है। और इसकी राजधानी है, चीन की राजधानी कहाँ पड़ता है, तो बीजिंग पड़ता है। चीन की राजधानी कहाँ, तो बीजिंग ही। और एक है बहरीन, क्या बोले हैं, बहरीन, बहरीन की जो राजधानी पड़ता है क्या, तो मनामा पड़ता है, मनामा पड़ता है, जबकि करेंसी दीनार पड़ता है, कहाँ, तो दीनार पड़ता है करेंसी। एक है ईरान की राजधानी तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान है और करेंसी रियाल है, करेंसी रियाल है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, हंड्रेड्स ईयर्स, क्या बोले हैं, हंड्रेड्स ईयर्स फॉर, हंड्रेड्स ईयर्स फॉर 100 साल की लड़ाई एक युद्ध श्रृंखला है, एक युद्ध। देखिए क्या बोले हैं, हंड्रेड्स ईयर्स फॉर, हंड्रेड्स ईयर्स वॉर 100 साल की एक लड़ाई युद्ध श्रृंखला है, यह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 59 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच से संबंधित है। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1337 से 1453 तक यह युद्ध श्रृंखला चलता रहा, यह युद्ध श्रृंखला चलता रहा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, क्वेश्चन नंबर 60 जो है, इजराइल की संसद का नाम क्या है, तो इजराइल का संसद का जो नाम क्या है, तो याद रखिएगा इजराइल का जो संसद का नाम है नीसेंट है, क्या, तो नीसेंट है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा, इजराइल का संसद का नाम नीसेंट है, इजराइल के संसद का नाम नीसेंट है। और जापान की संसद का नाम डायट है, जापान का संसद का नाम क्या बोले, तो डायट है, क्या, तो डायट है। अगर पूछेंगे नेपाल की संसद का नाम, नेपाल की संसद का नाम जो है नेशनल पंचायत है, नेशनल पंचायत है। ये किसका है, तो नेपाल का, ये किससे संबंधित है, तो नेपाल से संबंधित है। लेकिन पूछेंगे पाकिस्तान की संसद का नाम, पाकिस्तान के जो संसद का नाम है नेशनल असेंबली है, नेशनल असेंबली है। और बांग्लादेश की संसद का नाम, बांग्लादेश की जो संसद का नाम है जातीय संसद है, बांग्लादेश की जो संसद का नाम है जातीय संसद है। और ईरान का जो संसद का नाम है मजलिस है, ईरान के संसद का नाम क्या है, तो मजलिस है। और अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है, अफगानिस्तान के संसद का नाम क्या है, तो शोरा है। आपको ध्यान में रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61, क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने आरे हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो याद रखिएगा इसमें 24 तीलियां हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की में कुल 24 तीलियां हैं, लेकिन चौड़ाई और लंबाई का अगर अनुपात पूछेंगे, चौड़ाई और क्या बोले हैं लंबाई का अनुपात पूछेंगे तो 2:3 होगा, 2:3। लेकिन लंबाई और चौड़ाई का पूछेंगे तो 3:2 होगा, 3:2 होगा। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 62, क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, तो निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, किस दिन जो है राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी
25 दिसंबर को राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 63, क्वेश्चन नंबर 63 जो है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है, विश्व की सबसे बड़ी जो खाड़ी है मैक्सिको की खाड़ी है, मैक्सिको की खाड़ी है, जिसका क्षेत्रफल 6,15,000 वर्ग किमी है, 6,15,000 वर्ग किमी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा क्या, तो भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था। भारत में प्रथम बार अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था किसने? तो याद रखिएगा जे ए हिक्की ने, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 65 क्या, तो नियार्ग प्रपात कहाँ है? नियार्ग प्रपात कहाँ है? तो 65 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए यूएसए में है, यूएसए में है। क्वेश्चन नंबर 65 का ये होगा। तो नियार्ग जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी पर है। नियार्ग जलप्रपात जो है सेंट लॉरेंस नदी कनाडा में अवस्थित है, कनाडा में अवस्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी पर जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, क्वेश्चन नंबर 66 जो है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। 66 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तब बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा जो है बुध जो है 88 दिन में करते हैं, 88 दिन में करता है, जबकि शुक्र जो है 243 दिन में करता है, 243 दिन में करता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, मिस वर्ल्ड 2012 किस देश को मिला था? मिस वर्ल्ड जो है 2012 किस देश को मिला था? तो याद रखिएगा 67 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी चीन को मिला था, चीन को मिला था। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 68, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में है? प्रसिद्ध रॉक गार्डन जो है किस शहर में है? तो याद रखिएगा चंडीगढ़ में है। कहाँ? तो चंडीगढ़ में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो होगा 69, क्वेश्चन नंबर 69 क्या है? तो अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल कौन था? अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल जो था वित्तीय सलाहकार था, वित्तीय सलाहकार था। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो याद रखिएगा बिंदुसार थे, बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर बी होगा। बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य थे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा बिंबिसार जो है मौर्य वंश से संबंधित हैं। बिंदुसार क्या बोले हैं? बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित हैं, लेकिन बिंबिसार जो है हार्यक वंश से संबंधित है। सॉरी देख लीजिएगा, बिंबिसार जो है हार्यक वंश से संबंधित हैं, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, मौर्य वंश से संबंध रखते हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार ही थे। देखिएगा, लेकिन पूछे हैं कौन? अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता जो थे बिंदुसार थे। ऑप्शन नंबर बी होगा, ए नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिएगा, निम्न में से कौन सा मिलान सही है? निम्न में से कौन सा मिलान सही? तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से देख सके। देखिएगा इसका जो आंसर होगा अब आपको दिखता होगा, पंचवर्षीय योजना से दिया है। तो देखिएगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी का जो है ए है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हुआ, प्रथम पंचवर्षीय 1951 से 56 हुआ है। वार्षिक योजना जो हुआ था 1966 से 69 हुआ था, 1966 से 69 हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हुआ था, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 हुआ था। और क्या है? रोलिंग प्लान 1978 से 79 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। ये पंचवर्षीय योजना आप ध्यान में रखिएगा,
अगर यहाँ से ये सभी प्रश्न बने तो छूटने की संभावना कतई ना बने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 72, क्या तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन है? तो याद रखिएगा शक संवत है, शक संवत है। और शक संवत जो है किसने चलाया? तो कुषाण वंश के शासक ने चला, कुषाण वंश के शासक ने चलाया था कानिक्स। किसने चलाया था? कानिक्स चलाया था। और शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कब बना? तो याद रखिएगा 17 मार्च 1957 को बना था, 1957 को बना था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73, क्या तो सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए तमिल है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 73 हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 74, क्वेश्चन नंबर 74 क्या? तो देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा देश CUN की एजेंसी नहीं है? CUN की एजेंसी नहीं है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 74 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी ICRC, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 75, मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का नृत्य है? तो याद रखिएगा केरल का जो है मोहिनी अट्टम है, केरल का क्या? तो मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली कहाँ? तो केरल से संबंध है। इसके अलावा है कुचिपुड़ी और ओट्टम, कुचिपुड़ी और ओट्टम जो है आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं। कुचिपुड़ी और ओट्टम आंध्र प्रदेश से संबंध रखते हैं, जबकि जाट जाटनी और विदिशिया, जाट जाटनी और विदिशिया बिहार से संबंध रखते हैं, बिहार से संबंध रखते हैं। गरबा क्या भावई, गरबा भावई गुजरात से संबंधित है, गरबा भावई जी गुजरात से संबंधित है। यक्षगान लांबी, यक्षगान लांबी नृत्य जो है कर्नाटक से संबंध रखते हैं। कहाँ? तो कर्नाटक से संबंध रखते हैं। भांगड़ा और गिद्दा पंजाब से, भांगड़ा और गिद्दा कहाँ से संबंध रखते? तो पंजाब से संबंध रखते हैं। जो भी हम बोलते जा रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनते रहिएगा और साथ साथ अपने कॉपी पर भी नोट करते चलिएगा। यही सब प्रश्न जो हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 76, क्या? तो हाल ही में आयोजित राष्ट्रपति चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार कौन थे? पराजित उम्मीदवार कौन थे? तो श्री PA क्या? तो सांगम था, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 77, क्या? तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य आयुक्त चुनाव कौन है? तो याद रखिएगा BS संपत है, BS संपत है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 78, क्या? तो हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचार में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? यह आदर्श सोसाइटी जो है किस शहर में है? तो याद रखिएगा 78 को जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई में पड़ता है। कहाँ? तो मुंबई में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 79, क्या है? तो 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, निम्नलिखित में से किसने इस पदक की सूची में योगदान नहीं था? कौन से इस पदक में सूची का योगदान नहीं था? तो अभिनव बिंद्रा थे, अभिनव बिंद्रा थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिएगा, क्या? तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण नहीं करती हैं? प्रमाण नहीं करती हैं, तो इसका जो होगा ABC, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर जो होगा 81, क्या? तो क्या? तो विंबलडन 2012 पुरुष का एकल खिताब किसने जीता था? किसने जीता था? तो याद रखिएगा रोजर फेडरर ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 82 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? तो याद रखिएगा श्री कुलुदेई फ्रांसिस, श्री कुलुदेई क्या? तो फ्रांसिस, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कि करेंट अफेयर की मात्रा ज़्यादा है, इसीलिए आप अगर बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं जो 2025 में होगा तो आप करेंट अफेयर आवश्यक ही देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स जो हैं 10+ ही रहने की संभावना बनेगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83, क्या? तो नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक
कौन है? चैलेंजेस के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। डॉक्टर जो हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अपने कॉपी पर ही नोट ही कर लीजिएगा। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंजेस के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 84 क्या है? तो भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? भारतीय थल सेना कौन है? भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो 84 का जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जनरल विक्रम सिंह है। जनरल विक्रम सिंह है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा क्या? तो क्वेश्चन नंबर 85 जो है, अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन नंबर बी होगा, BCS लक्ष्मण। BBCS लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 86 देखिएगा क्या? तो पेलियोटोलॉजी अध्ययन करता है, पेलियोटोलॉजी अध्ययन करता है या किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा यह जो होगा जीवाश्मों से अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा आगे क्या है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 जो है, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है, सूती रेशा जो है प्राप्त किया जाता है किस से? तो याद रखिएगा सूती रेशा जो है बीज से प्राप्त करते हैं, सूती रेशा जो है बीज से प्राप्त करते हैं। जबकि कपास जो है हम फल से प्राप्त करते हैं। कपास किससे प्राप्त होते हैं? तो फल से प्राप्त होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? तो वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है, वयस्क मनुष्य में रक्त निर्माण होता है। तो लाल अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? तो सार्वत्रिक ग्रही रक्त समूह कौन है? सार्वत्रिक रक्त ग्रही समूह कौन है? अर्थात सर्वदाता कौन है? तो याद रखिएगा 89 जो होगा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये भी है। तो देखिएगा यहाँ से दो प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वदात्री जो होता है, सर्वदात्री, देखिएगा सर्वदात्री जो होता है ये भी होता है, लेकिन सर्वदाता कौन होता है? तो वो होता है। तो यहाँ पूछिए सर्वत्रिय ग्रही रक्त समूह कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी ए भी है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 90 क्या? तो तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनमें होता है क्या होता है? तब क्या? तो पॉलीसाइटिक लिक क्या? तो पैरामाइटिक हाइड्रोकार्बन रहता है, ऑप्शन नंबर क्या? तो 90 जो होगा, एक मिनट देखिएगा क्या बोले हैं, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसमें होता है तो निकोटीन होता है क्या? तो निकोटीन होता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में होते हैं, 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे प्रयुक्त होता है तो पोलेराइड है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 92 क्या है? क्वेश्चन नंबर 92 जो है क्या? तो डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करती हैं? तो याद रखिएगा 92 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव पर। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो 93 का जो होगा क्या बोले हैं? 93 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल वेबसाइट डिस्क क्या? तो डिजिटल वेबसाइट डिस्क हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 94 क्या? तो प्रोटीन बनी होते हैं, तो याद रखिएगा 94 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीनो अम्ल का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 95, क्वेश्चन नंबर 95 जो है देखिएगा क्या? तो एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95 क्या? तो UNIVAC किसका उदाहरण है? तो याद रखिएगा यह जो है
दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर के उदाहरण है। बस आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 96 जो है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है नहीं है। तो याद रखिएगा 96 जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, तो डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या होती हैं। तो देखिएगा क्या, तो इनकोडर होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा क्या, तो क्वेश्चन नंबर 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की कुचालक है। कौन सी धातु जो है विद्युत की कुचालक है, तो चांदी जो है विद्युत का कुचालक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 99, क्वेश्चन नंबर 99 क्या है, तो देखिएगा सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी कौन सी है। तो याद रखिएगा सोना होता है। आघातवर्ध धातु कौन होता है, तो सोना होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 100, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मनुष्य किस संघ का प्राणी है। मनुष्य जो है किस संघ का प्राणी है, तो याद रखिएगा पोरी फेरा का उदाहरण है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसमें हम बिहार दरोगा का जो पूछे गए थे प्रश्न 1/9/2012 का करवा दिए हैं। बस आप इसे एक बार पुनः देख लीजिएगा और ये देखिए कि प्रश्न जो हैं बिहार दरोगा में किस तरह के पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर प्रश्न से भी 2025 में अधिकतर प्रश्न ही रहेगा। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने साथ दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से उसे भी लाभ हो सके। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।